हेलो एवरीवन, मैं आपकी लता मैम फिर से आपके साथ हूँ प्रोजेक्ट उड़ान की वर्कशीट्स के सोल्यूशन के साथ। बेटे आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी इंग्लिश की वर्कशीट 5 और उसके बाद ऐसे ही हिंदी की नेक्स्ट, ईवीएस की नेक्स्ट और मैथ्स की नेक्स्ट। ठीक है, एंड आई होप आप लोग पिछली चारों भेजी गई वीडियो से अपना काम कर रहे होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं आज की वीडियो में बाकी चारों वीडियोज़ का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसमें से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अपने आप ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। आपको बार बार पूछने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश की वर्कशीट पे। सो बेटा ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में बेटा जो हमारी 5th वर्कशीट है इसमें आपको क्या दिया है, लेट अस रीड। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 7 सेंटेंसेस। आपने इस पिक्चर को देखना है और इसमें से 5 से 7 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो पिक्चर आपको नज़र आ ही रही है बेटा, ध्यान से और देख लीजिए जूम करके। इसके अंदर एक टीचर है जो बोर्ड पे पढ़ा रही हैं, टीचर इज टीचिंग ऑन द बोर्ड। ये सेंटेंस बनता है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना चाहिए कि पिक्चर है कहाँ की। पिक्चर आपके क्लासरूम की है। ठीक है, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम, टीचर इज टीचिंग ऑन द बोर्ड। बच्चे सुन रहे हैं टीचर को, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू हर। आपको एक ग्लोब नज़र आ रहा है यहाँ पे, यू कैन राइट कि देयर इज़ अ ग्लोब ऑन शेल्फ। एक वॉच नज़र आ रही है वॉल पे, देयर इज़ अ वॉच ऑन द वॉल। आपको क्लासरूम के अंदर और क्या दिख रहा है बच्चे, ये दिख रहा है आपको टेबल चेयर, देयर इज़ अ टेबल चेयर इन द क्लासरूम, देयर इज़ अ डस्टबिन इन द क्लासरूम। इस तरह से आप देख देख के 4 to 5 सेंटेंस, 5 to 6 और 7 सेंटेंस लिख सकते हैं। कुछ मैं आपको हेल्प के लिए लिख के बता रही हूँ बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको लिख के दिखाई हैं कुछ लाइंस, आप ध्यान से समझ के लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैंने लिखवा दी आपको, टीचर इज टीचिंग ऑन बोर्ड, टीचर बोर्ड पर पढ़ा रही हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का पिक्चर है ये, यू कैन सी। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू हर, बच्चे मैम को सुन रहे हैं, हर मतलब उनको। देयर इज़ अ ग्लोब ऑन शेल्फ, शेल्फ पर एक ग्लोब है। एंड देयर इज़ अ वॉच ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर एक वॉच है। तो इस तरह से 5 सेंटेंसेस मैंने आपको लिख के दिए हैं। 2 सेंटेंसेस आप खुद भी बनाइए, थोड़ा आपका भी क्रिएटिविटी यूज़ होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके वर्कशीट ऑफ इंग्लिश कंप्लीट हुई। नाउ विल डू हिंदी वर्कशीट्स। ओके, सो बेटा ये आपकी हिंदी की गतिविधि 5 है, तो हम हिंदी कर रहे हैं बेटा। इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपको दिया है वो दिया है री और र में पहचान करके शब्द लिखें। री बेटा, री ऋषि होता है जिसमें ना री की आवाज़ आती है। जैसे त के नीचे री लगा दिया है, तो जब अगर ये त के नीचे ये री लग जाता है, ये वाला र, तो इसमें त्री की आवाज़ आती है। और अगर ये वाला होता है तो ये त्र, यानी कि त और र। ठीक है, तो आपने जो ये शब्द दिए हैं इनमें से इन शब्दों को पढ़ना है, इसमें त्री और त्र वाले शब्द लिखने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है कृषक, तो ये वाला जो शब्द है ये कौन सा है, कृषक, नीचे र लगा है ना बेटा, ये आप इजीली पहचान सकते हो बच्चे। सेकंड है सुमित्रा, तो इसमें त्र आ रहा है, तो सुमित्रा आप इस वाले ग्लास में लिखेंगे। बेटा ये मेरा ग्लास से बाहर निकल रहा है बिकॉज आई एम राइटिंग नॉट फ्रॉम पेन ना, तो आप लोग जो कॉपी में लिखेंगे तो ये आपके शब्द सारे ग्लास में आने चाहिए। ऐसे ही अब कृष्णा, तो इसमें नीचे री वाला है, तो कृष्णा इस वाले ग्लास में लिखेंगे आप। ठीक है, अब त्र वाला यात्री, यात्री त्र वाला है तो इसमें। तो इस तरह से बेटा आगे बढ़ते हुए जितने भी शब्द हैं इसमें से त्री वाले जिनके नीचे री की मात्रा है वो इधर, और जो त्र वाला है वो दूसरे ग्लास में, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है ये गद्यांश दिया हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हमको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो रीड करना शुरू करते हैं यहाँ से। सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन सुबह सुबह धरती पर पहुँच जाता है। नभचर, स्थलचर और वायुचर। नभचर कौन होते हैं बेटा, जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी, स्थलचर जो ज़मीन पर उड़ते हैं, और वायुचर जो हवा में उड़ते हैं। सभी जीवों में यही प्राण ऊर्जा का संचार करता है। धूप के अंदर रोगाणुनाशक औषधीय गुणों से भरपूर ऊर्जा है। प्राचीन काल में अनेक आचार्यों ने इसकी महिमा का भरपूर वर्णन किया है। गुरुजी से प्रकाश पर वार्तालाप सुन महेंद्र, सवेश और किरण ने कहा, आदरणीय, हम प्रकाश के महत्व को समझ गए हैं और भविष्य में सूरज के प्रकाश की कद्र करेंगे। उनका उत्तर सुनकर मास्टर जी बहुत प्रसन्न हुए। तो बेटा आपने ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम 1 by 1 करेंगे।
सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश में र के कितने रूप हैं। र बेटा एक तो आपका ये हो गया जो ऊपर र है, एक आपका जो सिंपल र दिया होता है जैसे कि धरती, ठीक है। एक आपको ये र दे दिया जो प के नीचे र है, प्राण, है ना, जैसे प और नीचे प्राण। एक आपको ये वाला दे दिया था, य के ऊपर र है, और एक सिंपल र। 3 रूप हमको यहाँ दिख गए हैं। और आपको कुछ दिख रहा है तो बेटा बताइए, सोचिए। नहीं, यहाँ हमको ये 3 ही नज़र आ रहे हैं, है ना। नीचे वाला हमको जो र है, री वाला, वो हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमको कितने रूप दिए हैं बेटा, यहाँ 3 रूप दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। र प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए। अब जिसमें सिंपल र है बेटा, ये वाला र, वो वाले लिखने हैं। जैसे कि धरती लिखा हुआ है, आगे देखो नभचर है, आप यहाँ नभचर लिख दोगे। ऐसे ही आगे स्थलचर है, स्थलचर लिख दोगे। वायुचर लिख दोगे। और कुछ दिख रहा है, संचार लिख दोगे। और कुछ दिख रहा है, रोगाणु लिख दोगे। जिसमें र आ रहा है वो आप सारे शब्द इन लाइंस में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण के नीचे प्रयुक्त। जब वर्ण के नीचे ये वाला र बनता है ना, वो वाले शब्द लिखने हैं। तो आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसमें जैसे प्रकाश लिखा है प के नीचे र, ऐसे उसमें एक शब्द था प्राण, ठीक है। तो ऐसे आप ये वाला जो नीचे र है, ये वाले आप ढूंढेंगे। एक था कद्र, द के नीचे र। तो ऐसे शब्द ढूंढकर बेटा जिसके नीचे ये वाला र हो, वो आप यहाँ लाइनों में लिख देंगे। आप ये गद्यांश में से छाटेंगे। 2 मैंने आपको लिख के दिए, आगे आप करेंगे। 4th है आपका वर्ण के ऊपर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऊपर जो र बनता है ये, जैसे सूर्य में था ना बेटा, यहाँ लगा भी हुआ है देखो सूर्य, ठीक है। ऐसे ही ऊर्जा था एक शब्द गद्यांश में। अभी आप देखेंगे ना गद्यांश में एक शब्द है ऊर्जा। 1-2 मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखो सर्वेश दिया हुआ है, ऊर्जा, आचार्य, है ना। तो जिनके ऊपर र है वो वाले शब्द आप यहाँ लिख देंगे। अब है आपका प्रश्न 5, गद्यांश में र वर्ण पर लगी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। बेटा गद्यांश वैसे आप देखेंगे तो गद्यांश में आपको र के ऊपर लगे वाला यही शब्द मिल रहा है, गुरु, ठीक है। तो आप और ढूंढ लेंगे, वैसे एक शब्द रूप हो सकता है। और आप गद्यांश में देखिए कहाँ र के पीछे मात्रा लगी हुई है, ऐसे छोटे ऊ की या बड़े ऊ की, वो आप ढूंढ के यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। धरती को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? यस, बताओ बेटा कौन प्रदान करता है? सूरज। अच्छा, सूरज भी लिख सकते हो, सूर्य भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो उत्तर। धरती को ऊर्जा सूरज प्रदान करता है। प्रश्न 7 पे आते हैं। अध्यापक की सहायता से गद्यांश में प्रयुक्त तत्सम और तद्भव शब्दों का वर्णन करें, चयन करके लिखें, ठीक है। आपने तत्सम शब्द लिखने और तद्भव। बेटा हमारे पास हिंदी के अलावा एक और मातृभाषा होती है संस्कृत, फिर इंग्लिश भी होती है ना। ऐसे कई भाषाएं हैं, पर संस्कृत हमारी जो बहुत गुणी भाषा मानी जाती है, उसमें जो शब्द होते हैं उनको हम ज्यों का तो अगर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, आपके गद्यांश में एक आ रहा है औषधि, औषधि, तो ये हिंदी संस्कृत में भी ऐसे ही बोलते हैं और हिंदी में भी। फिर एक आया है शब्द गुरु, संस्कृत में भी ऐसे ही बोलते हैं और हिंदी में भी। अब वो शब्द जो लिए तो संस्कृत भाषा से गए हैं, पर उनका रूप चेंज करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं तद्भव शब्द, जैसे धरती, ठीक है। अच्छा, और एक है सूर्य। सूर्य आपका जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन अगर सूर्य को हम सूरज बोलते हैं वो आपका तद्भव शब्द है। प्रकाश आपका संस्कृत शब्द है, यदि हम उसको रोशनी बोलते हैं वो हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये आपका रोशनी, वैसे तो मैंने खुद ही लिखवा दिया आपको, सॉरी। तो आपने रोशनी की जगह, तो बेटा रोशनी आपको वैसे गद्यांश में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं जो आपने गद्यांश में से छाट कर लिखने हैं। कुछ मैंने आपको उदाहरण करा दिए हैं बेटा,
और बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो इसी के साथ आई थिंक ये वाली भी वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। हाँ जी, कल आपकी बड़ा जो चैप्टर है उसकी वर्कशीट स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हम करते हैं मैथ की वर्कशीट। आइए चलते हैं मैथ्स पर। तो बेटा मैथ्स में हमने ये वाला ये हमने कल कर लिया था, जिसमें आपको गिन तारे की सहायता से बताना था कौन सा नंबर बन रहा है। अब हम करेंगे कुल मोमबत्तियाँ बताओ। आपने यहाँ मोमबत्तियाँ देखी हैं बेटा, मोमबत्तियों के आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने पहचानना है किसमें कितने मोमबत्तियाँ आती हैं और यहाँ पे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका कुल मोमबत्तियाँ बताओ का पहला प्रश्न कि 1000 मोमबत्तियों वाले बॉक्स। देखो बेटा यहाँ पे आपको कितने बॉक्स दिए हैं, लेट अस काउंट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ टोटल आपको 10 बॉक्सेस दिए हैं, ठीक है। और 1 बॉक्स में कितनी मोमबत्तियाँ 1000। तो आपको ये बतानी है कि टोटल मोमबत्तियाँ यहाँ पे कितनी हैं। जब आपको कम का दिया और ज़्यादा का निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। वैसे तो आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, बट इतना सारा जोड़ना मुश्किल होता है ना बेटा। तो आप क्या करेंगे कि 10 मोमबत्तियों वाले एक बॉक्स को, 1000 मोमबत्तियों वाले एक बॉक्स को 10 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो आपके पास कितनी मोमबत्तियाँ आ जाती हैं बेटा, यस 10,000। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही 10 बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक बॉक्स में 100 मोमबत्तियाँ दिखाई हैं। तो 10 बॉक्सेस में कितनी होंगी, बिल्कुल सही बात, आपको 10 से फिर गुणा करना है और ये आपके पास होगी 1000 मोमबत्तियाँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से समझ लिया, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, ये अब आपका है 10 मोमबत्तियों वाले बॉक्स। इसके अंदर देखो वही एक बॉक्स में आपकी एक बॉक्स में आपकी 1000 मोमबत्तियाँ, 10 मोमबत्तियाँ हैं। और यहाँ कितने बॉक्सेस हैं, 10 हैं। तो एक में 10, तो 10 में 10 गुणा 10 100। ठीक है बेटा, ये खुली मोमबत्तियाँ कितनी हैं आप देख रहे हैं, 2-2 के बंडल हैं, 2 2 4 और 2 6। खुली मोमबत्तियाँ कितनी हैं बेटा, अगर एक बंडल में 2 हैं तो 3 बंडल में कितनी हुई, 2 3 6। ठीक है, उपरोक्त दर्शाई गई मोमबत्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, और हमें कुल संख्या बतानी है। 10,000 मोमबत्तियाँ कितना है, एक आपका जो बॉक्स है वो 10,000 मोमबत्तियों का है। 1000 मोमबत्तियाँ कितनी बार हैं, एक बार। सैकड़ा मोमबत्तियाँ कितनी बार हैं, ये रही 100। दहाई है ही नहीं बेटा, है ना। और फिर इकाई कितनी मोमबत्तियाँ हैं, 6। तो कुल मोमबत्तियाँ कितनी हुई बेटा, 11,106। तो कुल मोमबत्तियाँ होगी आपकी 11,106। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको करते हैं बेटा। 1000 में कितनी इकाई होती है, देखो बेटा 1000 ये रहा। अब 1000 में कितनी इकाई होगी, एक 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 करके अगर मान लो 1 से गुणा करोगे 1000 को तभी 1000 इकाई आएगी। तो 1000 में 1000 इकाई के बराबर होगा। 100 कितनी दहाई के बराबर होंगे, 100 बेटा ये लिख दिया आपने। इसमें कितने 10 आते हैं, 10 गुणा 10, 100 10 दहाई के बराबर। ऐसे 10,000 कितने 100 के बराबर होगा। लो मैं ये 100 लिखा है, इसको 10,000 कर देती हूँ, कर दिया बेटा। अब ये कितने 100 के बराबर है, कितना 10,000। तो देखो इसमें कितने 100 हैं 10,000 में, तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें 4 जीरो है ना। तो 10,000 100 के बराबर। 100 को आप 100 बार गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 10,000। 100 को 100 से गुणा कर दो और 100 को 100 बार जोड़ दोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 10,000। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, आ रहा है ना, ध्यान से समझेंगे। 1000 डैश के बराबर है। अब ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है बेटा। अब 1000 तो 1000 इकाई के भी बराबर है ना। 1000 अब इसमें दिया ही नहीं x के बराबर, तो इसको हम यूँ ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देख लेते हैं और क्या है। आगे है सही संख्या का मिलान करो, ये भी कर लेते हैं बेटा, इजी सा है ये टॉपिक। तो देखो आपने ना वो तो किया ही हुआ है, क्या बोलते हैं विस्तारित रूप, है ना। तो ये आपको आ ही जाएगा बड़ी आसानी से। ये आपका नंबर है 1384। एक आपका 1000वें स्थान पे,
3 सैकड़े पे, 8 आपका दहाई पे और 4 इकाई पे। तो ये आपका कहाँ बन रहा है, देखो 4 इकाई एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे है। 3 हज़ारवें स्थान पे ये नहीं हो सकता, 3 आपका सैकड़े पे है। और के देखो ये वाला, यहाँ 3 आपका 100वें स्थान पे है बिल्कुल, 8 आपका दहाई पे है बिल्कुल, 1000 आपका ये रहा और 4 आपका इकाई पे है। तो ये आपका किससे मिलेगा, इससे। सेकंड देखो 3814, अब ये हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखो 3000 कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो 3000, 3 आपका 1000वें स्थान पे, 8 आपका 100वें पे, 1 दहाई पे और 4 इकाई पे, ये आपका इससे मिलेगा। 7519, अब 7000 कहीं दिख रहा है, अरे हमको 7000 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा 500 हमको दिख रहा है, ये रहा 19, अच्छा 9 इकाई भी कहीं नहीं है, सीधा 19 लिखा हुआ है यहाँ पे। और 7000 कैसे आएगा, 6000 जमा 1000 है ना, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 7 जमा 1, 6 जमा 1 7000, 500 जमा 19, तो ये जो आपका है इससे मिलेगा। ठीक है बेटा। फोर्थ है 6854, अब 6000 ढूंढो, कहीं दिख रहा है आपको, 6854 कहीं नहीं दिख रहा। तो अब देखो आपकी 8 दहाई, 8 सैकड़ा इसमें है, देखो इसमें दिख रहा है आपको, और 5 दहाई ये रहा, 4 इकाई ये रहा, बचा 6000। तो 4000 2000 को जमा करेंगे 6000 आएगा ना बेटा, ये आपका इससे मिलेगा। ठीक है बेटा, बच्चे ये दो, ये आप खुद ट्राई कीजिए। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए ईवीएस सब्जेक्ट पे। ईवीएस की हमने ये वाली सारी वर्कशीट कर ली हैं। कार्यपत्रक 1 पहले चैप्टर का कार्यपत्रक हमारा अब चल रहा है कार्यपत्रक 4। ठीक है, क्यों जल्दी बदलने पड़ते हैं इन्हें अपने घर, हमने कल भी देखा, देखो इसके अंदर तबादले के कारण बदलने पड़ते हैं, है ना। किसी का अगर मान लो आजीविका कमाने के लिए कहीं जाना होता है तो बदलने पड़ते हैं। घूम तो सब आए, आज यहाँ पे है कल वहाँ पे है, पैसा कमाने के लिए वो एक जगह दूसरी जगह जाता है तो उनका स्थान बदलता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बदलाव के कारण। बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं, एक कारण हमको दिया है इन्होंने, चलिए पढ़ते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों को वह जगह छोड़नी पड़ी जहाँ वे रहते थे। सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को आई जो दूसरे शहरों में काम करने गए थे, है ना, जो अपने शहर से दूसरी जगह काम करने गए थे। नीचे अखबार की खबर दी गई है, इसे पढ़ो और उससे रिलेटेड आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर दो। अब देखो फोटो में आप देख रहे हो कि ये पलायन करके जा रहे हैं और ये बच्चा कह रहा है ओ माँ अब नहीं चल पाऊँगा, अब चल नहीं पाऊँगा, क्योंकि लोगों को यातायात के साधन नहीं मिल रहे थे, लोग पैदल ही पलायन कर रहे थे अपनी आजीविका के लिए। तो ये बड़ा ही एक विचलित कर देने वाले चित्र होते हैं कि बच्चा परेशान है, वो नहीं चल पा रहा है, फिर भी उनको चलना ही है। तो पढ़ते हैं बेटा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण सब काम बंद हो गए हैं। इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। काम धंधे सब बंद होने के कारण कुछ दिन तक तो गुजारा हुआ, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ स्थिति बदतर होने लगी। खाने पीने की दिक्कत के साथ साथ रहने की समस्याएं आने लगी। मकान मालिक भाड़े के लिए परेशान करने लगे। अनिश्चित भविष्य से उनका सब्र का बांध टूटने लगा और फिर सब अपने गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। पैदल, ठेले, साइकिल अथवा ट्रक, ट्रैक्टर आदि पर सड़क के रास्ते या ट्रेल पटरियों के सहारे हुजूम प्रवासी मजदूर अपने अपने गाँव की ओर चल पड़े। ये आपका पैराग्राफ था। अब प्रश्न आपको दिया है बेटा। पहला, लोगों को कोरोना के समय अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि बेटा आपको पता ही है कि काम धंधे बंद हो गए, तो आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि उनको आजीविका कमानी थी, उनको पैसा कमाना था, तो उनको अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ी। आप पूरा लिख सकते हैं कि लोगों को कोरोना के समय आजीविका कमाने के लिए जगह छोड़नी पड़ी। दूसरे मजदूरों को पैदल पलायन क्यों करना पड़ा? क्योंकि यातायात के साधनों की बहुत कमी हो गई थी, है ना, क्योंकि बहुत लोगों की भीड़ जा रही थी, ना ट्रेन में जगह थी ना बस में जगह थी, तो जगह ही नहीं थी, तो मजदूरों को इसलिए पैदल ही पलायन करना पड़ा, क्योंकि यातायात के
साधनों का अभाव था। ठीक बेटा, तो इसलिए उनको पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ी। यस, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ये अंक की भिन्नी है। चलिए अगला है, गांव जाकर इन मजदूरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली जो समस्या आएगी रहने की, कि वो रहेंगे कहाँ। फिर पैसा कमाने की, इसके अलावा जो भी आपको समझ आती हैं आप वो भी लिख सकते हैं। यदि लॉकडाउन ना लगता तो क्या ये सभी मजदूर अपने गांव जाते? बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि उनका यहाँ पे रोजी रोटी चल रही थी। वो क्यों जाएंगे बेटा? लोग किन किन कारणों से दूसरे शहरों में जाते हैं? बेटा एक तो तबादला होने के कारण जाते हैं, ठीक है। एक बेटा कोई जैसे आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा, मान लो बाढ़ आ गई एक जगह, अब जैसे कोरोना ही हो गया था, इस कारण लोग जाते हैं। और आजीविका तो है ही है बेटा, पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं, है ना। पलायन की स्थिति में बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया होगा? बेटा बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया होगा? उन्होंने अपनी जो पुरानी जगह थी वो छोड़ दी है, उनको अपने पुराने मित्र छोड़ने पड़े, उनको जहाँ वो रहते थे खेलते थे वो जगह छोड़नी पड़ी। नई जगह जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, नई भाषा सीखेंगे, पता नहीं नए स्कूल में कहाँ जाएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतों का बच्चों को सामना करना पड़ा होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देंगे। तो इसके साथ बेटा हमारा जो EVS है, आई थिंक उसका कार्यपत्रक 4 खत्म हो गया है, और कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, खेलों की दुनिया कार्यपत्रक 1। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे मैं। बाय।